सेंट्रल स्कूल अब कहलाएगा पीएम केंद्रीय विद्यालय, जिनमें गुना का केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है, जिसे भी कल से अब पीएम केंद्रीय विद्यालय कहा जाएगा। ये बात आज एक प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों से कही गई। यह आयोजन केंद्रीय विद्यालय गुना नानाखेड़ी में हुआ। इस दौरान स्कूल के प्राचार्य विनोद कुमार राजौरिया सहित जवाहर नवोदय विद्यालय के सुशील कुमार त्यागी, दीपक दुबे, केंद्रीय विद्यालय गेल प्राचार्य नीलम कुमारी, मोहम्मद तनवीर खान आदि मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षकों ने एनईपी के बारे में अधिक से अधिक लोग जाने, इसको लेकर चर्चा भी की गई। उन्होंने बताया कि अब की बार पीएम के मंशा अनुसार शिक्षा नीति में छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य मूल रूप से रहेगा। ये बहुत अच्छी नीति है। अब तक रटने पर जोर था, लेकिन अब समझने का क्रम चलेगा। इसको लेकर विस्तार से बातचीत की गई। इस दौरान बताया कि जो लोग इस नीति का विरोध कर रहे हैं, उन्हें पहले इसे ठीक राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को 29 जुलाई को 3 साल का समय पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर करीब 14,000 स्कूलों को पीएम श्री का नाम मिलेगा और इसके तहत मिलने वाले बजट से कई गतिविधियां और फेरबदल युक्त स्कूलों में होंगे। इन स्कूलों में प्रथम चरण में लगभग 6,000 से अधिक स्कूलों का चयन समझना चाहिए। सभी को नमस्कार। सबसे पहले सर ने एक क्वेश्चन रेज किया था कि एनईपी क्या है। एनईपी के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए। बीइंग ए वर्किंग इन ए स्कूल, तो अभिभावक को भी पता होना चाहिए और साथ में बच्चों को भी। तो हमें तो सभी कुछ पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको ये पता है कि एनईपी में क्या क्या चेंजेस आए हैं और बच्चों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे बड़ा चेंज आया था क्लास 1 में एडमिशन। क्लास 1 में एडमिशन जो 5 इयर्स था पहले, अभी 6 इयर्स हो गए। आप देखिए 2 साल पहले ये इम्प्लीमेंट हुआ। लास्ट ईयर भी 6 इयर्स के बच्चों ने एडमिशन लिया और इस बार भी मैंने अपने स्कूल में ये चेंजेस देखा कि जो 6 ईयर के बच्चे जब स्कूल में आए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। पहले क्या होता था, जब बच्चे स्कूल आते थे तो वो रोते थे, स्कूल आना नहीं चाहते थे। अभी क्या उनका माइंड मैच्योर हो गया है। तो 6 इयर्स के बच्चों का ये जो एज डिफरेंसेस आया है एनईपी में, ये बहुत फ्रूटफुल है और बच्चे स्कूल आने में कतरा नहीं रहे। बच्चे स्कूल आना चाहते, पढ़ना चाहते और स्कूल से जाने नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि वो घर जाए। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। साथ में सर ने बहुत सारे पैरामीटर्स बताए कि 5+3+3+4। अभी 10+2 मतलब 10th के बच्चे बोर्ड का एग्जाम देते हैं और 10+2 ये 12th के बच्चे। अभी ये खत्म हो गया। अभी 10+2 कुछ नहीं है। अभी क्या है 5+3+3+4। अभी 9 से 12 तक का बच्चा 4 इयर्स में कंप्लीट करेगा। उसके सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुआ करेंगे। अभी सर ने बताया कि जैसे 3rd ऑनवर्ड जो है बच्चों को ऊपर की क्लास में उनकी एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ। अभी 3rd में जब बच्चा आएगा तो उसके एग्जाम होंगे, 5th में बच्चा आएगा तो एग्जाम होंगे, 8th में बच्चा आएगा तो एग्जाम देंगे। बाकी सब जो भी एग्जाम होंगे वो इंटरनली होंगे। उनके पैरामीटर्स, उनके असेसमेंट, उनको जो एनालाइज करेंगे, जो उनको हम मार्क्स प्रोवाइड करेंगे, वो इंटरनली हुआ करेगा। इट मीन्स कि वो एग्जाम का उसके अंदर जो टेरर होगा वो खत्म हो जाएगा, वो स्किल पे आ जाएगा। अभी क्लास 1, 6 से लेकर के ऊपर की क्लास तक बच्चे स्किल में ज्यादा फोकस करेंगे। ज्यादातर आपने देखा होगा कि 12th में, 11th में बच्चे एक स्ट्रीम में बंद जाते थे, जैसे कि आर्ट स्ट्रीम है, कॉमर्स है, साइंस है। ये बच्चों को लेना होता था और यही आगे फॉरवर्ड होता था कॉलेज लेवल पे। अभी क्या है, क्लास 6 से बच्चों को स्किल, जो बच्चा स्किल में, कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, उसका किसी एक स्किल में बहुत अच्छा है, वो पॉटरी का काम बहुत अच्छा करता है, वो इलेक्ट्रीशियन का काम बहुत अच्छा करता है। हम ये नहीं कहेंगे कि सारे बच्चे आईएएस ऑफिसर बन जाए, लेकिन कोई ऐसा बच्चा होता है कि स्किल में बहुत अच्छा करता है। तो अब उन बच्चों को मौका दिया जाएगा कि अपना स्किल डेवलप करके वो एक अपना प्रोफेशन बना सके। उन्हें ये ना कहा जाए कि आपको पीसीएम ही पढ़ना है, आपको कॉमर्स में ही जाना है, आपको आर्ट्स ही लेना है। अब ऐसा नहीं है। अब आर्ट्स का बच्चा बायो भी पढ़ सकता है, मैथ लेने वाला बच्चा आप हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। तो ये बहुत ज्यादा चेंजेस इसलिए हुए हैं कि ताकि हमारे पास जो सोसाइटी में बच्चे इतने अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उन सब बच्चों को मौका दिया जाए। वो सब बच्चे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा गोल अपना बनाए और आगे जाके कुछ अच्छा काम करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी वो सब बच्चों के लिए जो डिजर्व करते हैं। डिजर्व क्या करते हैं? पढ़ना, लिखना और अपना फ्यूचर बनाना। एक जॉब पाना नहीं, एक अपनी रुचि। क्योंकि क्या होता है, स्किल में क्या होता है, हमारे एक इंटरेस्ट होता है, एक हमारी रुचि होती है। अगर हम रुचि से काम करते हैं तो हम बहुत 101%
100% अपना देंगे, लेकिन अगर जहाँ हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो वहाँ बच्चा नहीं कर पाता, उसके ऊपर एक बर्डन होता है पेरेंट का, स्कूल का, टीचर्स का। अभी वो बर्डन नहीं है बच्चे के ऊपर, अभी वो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट ले सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो अभी नई एनईपी 2020 में 29 जुलाई को कल उसका 3rd एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, 29 जुलाई को ये लागू हुआ था और 2023 में उसको बहुत सारे स्कूल में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सबसे पहले इसको बैंगलोर में, जो कि कर्नाटका में सबसे पहले इसको रिलीज किया। अब सारे स्टेट अपने अपने स्टेट में ये नई एनईपी को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है और मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इसके बारे में जानिए और अपने बच्चों को आप बताइए कि नई एनईपी क्या है, उनको प्रिपेयर कीजिए और बताइए कि ये एनईपी उन्हीं के लिए है। थैंक यू सो मच। तो ज्यादा से ज्यादा जागरूक बने कि ये शिक्षा नीति क्या है, और इसके बारे में अभी सभी सदस्यों ने काफी कुछ बोला, जिससे आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया लग गया होगा कि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी वास्तव में है क्या। अगर इसको केवल एक शब्द में हम लोग बताएं कि ये एजुकेशन पॉलिसी है क्या, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये केवल जो इट इज ओनली चाइल्ड सेंट्रिक, केवल बच्चे पर आधारित है कि बच्चा क्या चाहता है। अभी तक हम लोग ये करते थे हम लोग क्या चाहते हैं, लेकिन हमारी ये नई जो शिक्षा नीति है वो केवल बच्चे पर आधारित है। और हमारा जो पहले का ढांचा था शिक्षा क्रम का, जनरली हम लोग क्लास 12 पास करते थे, उसमें पूरे 12 साल लगते थे और उसी को हम 10+2 के नाम से जानते थे। लेकिन इन 12 साल से पहले यानी क्लास 1 में आने से पहले भी बच्चा केजी, एलकेजी और यूकेजी में भी पढ़ता था, और शायद हम लोग उसका कोई महत्व समझते नहीं थे कि उन 3 क्लास का भी कोई इम्पोर्टेंस है। इसलिए नई शिक्षा नीति में क्या किया है कि केजी से स्टार्ट करके क्लास 12 तक पूरा एक ग्रुप बना दिया और फिर उस ग्रुप को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसको सब लोगों ने बोला 5+3+3+4। 5 का मतलब यहां पर है कि केजी से लेकर क्लास 2 तक के बच्चा, और इस स्टेज का नाम है फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, और सरकार का और हमारे समाज का उन्होंने यही सोचना है कि जब तक हमारी किसी भी इमारत की नींव मजबूत नहीं हो उस पर हम कोई भी सुंदर बड़ी इमारत नहीं बना सकते। इसलिए इन 5 क्लासेस को, यानी जो पहली 3 क्लासेस थी केजी, एलकेजी और यूकेजी, इनको भी पूरा महत्व देते हुए इस ग्रुप में इंक्लूड किया। उसके बाद में फिर इन बच्चों को नेक्स्ट जो हमारा स्टेज है, जिसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें 3 क्लास इंक्लूड है, क्लास 3rd, 4th और 5th। फिर इसके बाद में नेक्स्ट 6, 7 और 8, और फिर लास्ट ग्रुप जो हमारा 4th जो सेकेंडरी लेवल का है, उसमें क्लास 9th है, 10th है, 11th है, 12th। लेकिन इस पॉलिसी की सबसे खास बात क्या है, जैसा आपने भी या हमने भी जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो स्ट्रेस जो एक चीज है, वर्ड, शायद उस समय इतना नहीं महसूस करते। उसके बहुत से कारण हैं, लेकिन आज के समाज में या आज के दौर में जैसा हम लोग देखते हैं कि शायद हर पेरेंट्स के 1 या 2 बच्चे ही होते हैं, और वो 1 या 2 बच्चे मतलब बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, इतना कि उनको बहुत ही लाड प्यार और बहुत ही केयर से रखते। केयर पहले भी होती थी, ऐसा नहीं पहले कि पेरेंट्स केयर नहीं करते थे, लेकिन पहले क्या जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। तो जॉइंट फैमिलीज में क्या है, अगर बच्चा भी है तो डांट भी सुनता था, वो पिटाई भी खाता था। लेकिन आज वो दौर नहीं कि आज हम बच्चे को डांटे या उसको थोड़ा सा भी ऊंचा स्वर में बोले या थोड़ी सी पिटाई भी करे तो आज वो बहुत ही साइकोलॉजिकल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। एजुकेशन पॉलिसी थी, उन्हीं में हम बच्चे को रूट लर्निंग, रटना जिसे बोलते हैं, उसे सिखाते थे।
उसमें चेंज करके गवर्नमेंट ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात की है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की है। जो हमारी 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो हम बच्चों को इसके माध्यम से सिखाएंगे। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर हम विशेष ध्यान देंगे। कॉम्पिटिटिव बेस्ड एजुकेशन या लर्निंग कह सकते हैं, असेसमेंट बच्चों को देंगे। और जो हम क्लास के अंदर पढ़ाने की कोशिश करेंगे हम टीचर्स लोग, तो वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आउट ऑफ बॉक्स लर्निंग, जिसे हम डिडक्टिव लर्निंग भी बोलते हैं, स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे माध्यम हैं जिसकी वजह से हम इस लर्निंग को, इस हमारे एनईपी की वजह से हम इसे आगे बढ़ाएंगे। हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो आर्ट इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, और इस तरह से हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। पहले उस एन से हम सीखें, एन माने न्यू नहीं है, नेशनल है। तो जब हिंदी में बोलेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलेंगे, नई शिक्षा नीति नहीं है। तो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम जो करना चाहते हैं, जो सबकी इच्छा भी है कि सबकी पढ़ाई एक जैसी हो। ये अभी मैं स्टेट गवर्नमेंट में हूँ, तो हम लोग देखते थे कि केंद्रीय का सिलेबस अलग होता था और स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता था। लेकिन अब हमें बड़ी खुशी होती है पढ़ते हुए पढ़ाते हुए कि जो केंद्र सरकार जो पढ़ा रही थी उस तरह की बुक्स, वही पूरा सिलेबस हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो जो एकता के सूत्र में बांधने की बात थी, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब जो आई है वो करने वाली है। और मैं पूरे हमारे जो विद्यालय सिलेक्ट हुए हैं, गुना से उन सबको बधाई देता हूँ। इसकी प्रोसेस बड़ी कठिन है, मैंने बहुत ध्यान से सुना है, वो पढ़ा और देखा भी है उसको। अगर ये विद्यालय चयन हुए तो मुझे आशा है कि सरकार की उम्मीदें और हम सबके सहयोग से ये पीएम श्री का जब आगे जाकर जब सिलेक्शन होगा, अभी तो चयन प्रक्रिया है, फिर उसके हिसाब से हमको एक स्ट्रक्चर पूरा तैयार करना है अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। फिर उसमें सिलेक्शन होंगे और सिलेक्शन के बाद जो परिणाम निकल के आएंगे गुना के लिए, और हम सब अभिभावकों के लिए बड़े अद्भुत होंगे, आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। भैया कह रहे हैं ये तो सब एक प्रक्रिया है, अच्छा और नया थोड़ा स्वीकार करने में छोड़ने में भी समय लगता है। एक अपनी प्रक्रिया है, वो अपने हिसाब से चलेगी। लेकिन हम लोगों की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ बंदिशें हैं, उन सब में रहकर हम सब लोगों को काम करना पड़ता है। और एक नया भारत और एक श्रेष्ठ भारत कैसे बने, जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें पीएमसी में हम लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो मेरी ओर से, पूरे अभिभावकों की ओर से, मैं पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि पेरेंट्स की ओर से जब भी उन्हें जैसे सहयोग की जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, हम एक जागरूक अभिभावक के रूप में आप सबके साथ बहुत बहुत